हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस टू लेक्चर सीरीज का 47वां नंबर लेक्चर है। आज हम लोग एजुकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं उसको आप सभी ने देख लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं। अगर ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के नोट्स बना लीजिए। जीएस टू नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर 1% भी इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिए जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, साथ ही इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। फ्रेंड्स, आज मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि हम 3 भाग में बात करेंगे। 3 भाग में मतलब प्री प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन कैसा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन कैसा, ठीक है? उसके अलावा जो हायर एजुकेशन है उसके इश्यूज एंड ऑल, जितने भी वे फॉरवर्ड सब कुछ आज हम लोग बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के जीएस 2 ही नहीं, ये आपके एथिक्स और साथ-साथ में एसे के लिए फॉर्डर मटेरियल देने का भी काम करेगा। इसीलिए स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, एजुकेशन का सबसे पहले जानते हैं कि ये वर्ड जो है वो आया कहाँ से है, ठीक है? देखिए, द टर्म एजुकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इस ये जो वर्ड है ना, इसको बोलते हैं एडुकारे। EDUCARE, एडुकारे, ठीक है? लैटिन में, ठीक है? एडुकारे एंड एडुसेरे, एडुकारे एंड एडुसेरे, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। समझ गए? देखिए, तो जो एडुकारे है इसका मतलब होता है दैट मीन्स द टू इनकलकेट, नरिश एंड ब्रिंग फोर्थ द सबलाइम क्वालिटी इन द चाइल्ड। एक बच्चे में सबलाइम उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है उसको सामने लेके आना, कैसे? नरिश करके उसको उसको अच्छी तरीके से इनकलकेट करवाना, ठीक है? तो ये सब जो जो चीजें हैं, ये किसके थ्रू, किस वर्ड से आप इसको ताल्लुकात रखवा रहे हैं? एडुकेयर। तो हम लोग एडुकेयर बोलते हैं, लेकिन वो लैटिन में एडुकारे पढ़ते हैं, ठीक है? एडुकारे। दूसरा जो वर्ड है वो है एडुसेरे। एडुसेरे में क्या होगा? दैट मीन्स लीड आउट, यानी ब्रिंग आउट, किसी चीज को सामने लेके आना, ठीक है? तो ये सब चीज हो गया। आप बेसिक चीज आप समझ गए हो गया, लैटिन वर्ड है, ठीक है? चलिए, अब देखिए, इट इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू इनकलकेट द ट्रू सेंस एंड साइंटिफिक टेम्पर दैट डिफाइंस द मेंटल परसेप्शन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है? आप इसके इंट्रोडक्शन में ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है? इट्स अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि साइंटिफिक टेम्पर आएगा, ट्रू सेंस इनकलकेट होगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो ह्यूमन की जो मेंटल परसेप्शन को अगर हम डिफाइन करें तो इसी एजुकेशन ही वो जो है उस चीज को लेकर के आता है, ठीक है? A person with scientific perception is open-minded and does not take anything granted. जो व्यक्ति साइंटिफिक जो थॉट का होगा, साइंटिफिक परसेप्शन से चलेगा, वो ओपन माइंडेड होगा, खुले दिमाग का व्यक्ति होगा, और साथ में ही किसी चीज पे जो है वो ग्रांटेड नहीं लेगा, किसी चीज को वो लापरवाही से जो है वो ट्रीट नहीं करेगा, उस पे वो फोकस होकर के काम करेगा, ठीक है? तो एक चीज समझ गए। देखिए, बहुत सारे कोट्स कहे गए हैं एजुकेशन को लेकर के, ये कोट्स आप जरूर लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। रनिंग नोट्स बना पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वीडियो पॉज़ कर के लिख लीजिए, फिर सुन लीजिए, ठीक है? चलिए, देखिए, कुछ कोट्स देखते हैं। पहला जो कोट है, इसका मीनिंग आप लोग समझ रहे होंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जा कर के ऐसे सर्च कर लीजिएगा कि स्वामी विवेकानंद कोट्स इन हिंदी, तो आ जाएगा। नेल्सन मंडेला कोट्स इन हिंदी, तो आ जाएगा, ठीक है? अब एजुकेशन के बारे में चाहिए तो शिक्षा पर, ठीक है? स्वामी विवेकानंद कोट्स ऑन एजुकेशन इन हिंदी, तो गूगल पे मिल जाएगा सब, ठीक है? तो मोटा-मोटी मैंने 3-4 कोट ले लिए हैं, इसको आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, स्वामी विवेकानंद का जो पहला जो कोट है वो कहते हैं, "वी डू नॉट वांट बुकवर्म्स, वी वांट मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन", ठीक है? बुकवर्म नहीं चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो जो है मतलब एजुकेशन के थ्रू जो है कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करें, ठीक है? ये एक तो पहला कोट ये हो गया एजुकेशन को लेकर के। दूसरा कोट है नेल्सन मंडेला का, ठीक है? नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जो कोट है नेल्सन मंडेला का एजुकेशन को लेकर के, बहुत ही ज्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट कोट है। मतलब वो कहते हैं कि बहुत ही मोस्ट पावरफुल वेपन वेपन है जिससे दुनिया को हम बदल सकते हैं। मलाला यूसुफजई, है ना? मलाला यूसुफजई जो है वो आपको पता ही होगा, पाकिस्तानी जो है नोबेल लॉरिएट रही है। अच्छा, इनको नोबेल जो पुरस्कार मिला था, भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था, ठीक है? जरा आप ये बता सकते हैं कैलाश सत्यार्थी किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? बचपन में पढ़े होइएगा आप लोग, ठीक है? समझ गए? चलिए,
ये मलाला यूसुफ ये कहती है, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन पेन, पेन है ठीक है, वन पेन एंड वन बुक कैन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल है, याद भी रह जाएगा। महात्मा गांधी को कैसे भूल सकते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि एजुकेशन दैट डज नॉट मोल्ड्स वन कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली वर्थलेस। ऐसा शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति के चरित्र को अगर बदल नहीं सकती है तो वो बेकार शिक्षा है। क्या, कौन कहता है? महात्मा गांधी जी कहता है। ठीक है, तो ये 3-4 कोट जो है उसको लिख लीजिए आप, और ये आपको क्या कहते हैं, ऐसे में भी लिखने के काम आ जाएगा। ठीक है, जीएस में भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जीएस में आप नहीं लिख सकते। एक्चुअली क्या होता है, टाइम कम होता है, स्पेस कम होता है, शब्द निर्धारित होते हैं, तो इसीलिए हम लोग कोट्स जो है ना जनरली जो वे फॉरवर्ड जब लिखते हैं, कंक्लूजन जब लिखते हैं वहां पे शो करते हैं। ठीक है, बीच में जनरली जगह नहीं होती है या फिर टाइम नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? लेकिन आप इसको ध्यान रखिए, काम आ जाता है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, हम एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। देखिए, कहते हैं कि एजुकेशन गिव्स अस नॉलेज एंड नॉलेज गिव्स अस पावर। ठीक है, एजुकेशन क्या करता है? नॉलेज देता है, और नॉलेज क्या देता है? पावर देता है। सो फॉर एम्पावरमेंट वी नीड एजुकेशन। समझ गए? एम्पावरमेंट के लिए क्या है? एजुकेशन की जरूरत हो गई, पहला। दूसरा हो गया इंपॉर्टेंट टू मेक चेंज एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर बदलाव लेके आना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तीसरा जो हम कहते हैं कि इट हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र के निर्माण में भी ये जो है बहुत ज्यादा सहायक होता है। बिल्ड्स द रैशनैलिटी एंड लॉजिक, तर्क संगत बातें, समझदारी, विवेकपूर्ण तरीके से उसको ट्रीट करना, उसको मतलब बनाना, तो ये सब चीजें जो है क्या हो गया, किसके थ्रू हो गया? एजुकेशन के थ्रू हो गया। ठीक है, तो ये उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। इंपॉर्टेंट फॉर रेजिंग वॉइसेस, कोई जो आवाज उठाने के लिए कहीं पे गलत हो रहा है तो उसके लिए भी एजुकेशन आपको जरूरी है। ठीक है, फिर कहते हैं कि फॉर ट्रू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का सच में डेमोक्रेसी अगर होना चाहिए कहीं पे तो वो कब होगा? जब लोग पढ़े लिखे रहेंगे, तो एजुकेशन इसलिए जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हमेशा ऑटोक्रेटिक जो है राज चलेगा। ठीक है, जिसके हाथ में सत्ता है वही अपना चलाएगा। समझ गए? तो फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन जरूरी है। आप जब तक प्राइमरी लेवल पे पढ़े लिखे नहीं रहिएगा तब तक आपको कंप्यूटर एजुकेशन कैसे पता चलेगा, आपको जो है टेक्नोलॉजी कैसे पता चलेगा? समझे? तो स्किल डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं किसी भी चीज में, वो कंप्यूटर में ही नहीं, किसी भी चीज में आप अगर कर रहे हैं, मेहंदी लगाना ही अगर आप सीख रहे हैं, तो अगर आप एजुकेटेड रहेगा तो आपको और आसानी होगी। समझ रहे हैं इस चीज को? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी क्या जरूरी है? एजुकेशन का होना जरूरी है। ठीक है, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जरूरी है एजुकेशन। फॉर बिल्डिंग अ जस्ट एंड जेंडर इक्वल सोसाइटी, एक मतलब जो न्यायपूर्ण जो हो गया, जस्ट मतलब न्यायपूर्ण, और जो जेंडर इक्वल, जहाँ पे लिंग भेद ना हो, पुरुष स्त्री का ज्यादा भेद ना हो, ऐसा ऐसा एक सोसाइटी के निर्माण के लिए भी एजुकेशन जो है वो आवश्यक है। फॉर सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी का मतलब एक स्ट्राटा से, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने का मतलब, अगर कोई लोअर स्ट्राटा में है, ठीक है, कोई ऐसा एज है, कोई सॉरी ऐसा कास्ट है जिसको हम नीचे तबके का मानते हैं, लेकिन उसी का व्यक्ति अगर उसी में रहने वाला व्यक्ति अगर पढ़ लेता है तो वो एलीट वर्ग में जो है वो शामिल हो जाता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? तो ये क्या हो गया? सोशल मोबिलिटी हो गया। ये मोबाइल मतलब मोबाइल इन द सेंस यहाँ से उठ के यहाँ चला आया, नीचे वाले तबके से उठ के ऊपर वाले तबके में चला गया, तो सोशल मोबिलिटी का भी जो है एक तरीके से जो है व्यवस्था कर देता है एजुकेशन। ठीक है, समझ गए? फिर है कि इट इंक्रीज सोशल कोहेजन, लोगों के बीच में जो आपसी जो तालमेल है, सद्भावना जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, कहते हैं कि इट बिल्ड सोशल अवेयर सोसाइटी। हाँ, देखिए कहते हैं कि ये सोसाइटी को जो है सोशली अवेयर बनाता है। ठीक है, ये सोशली अवेयर बनाता है। ठीक है, सामाजिक रूप से जो है वो जागरूक बनाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग राइट एंड प्रूडेंट डिसीजन, अगर पढ़ा लिखा आदमी नहीं रहेगा तो सही और समझदार पूर्ण डिसीजन ले नहीं पाएगा। ठीक है, तो इन सब में सहायता करता है। फिर इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग हेल्दी वे ऑफ लाइफ स्टाइल का हेल्दी वे क्या है उसको समझने के लिए भी एजुकेशन जरूरी है। आपको विटामिन फलाना चिलाना जो है इस सब का बारे में जानकारी रहेगा तभी ना आप सही से अपना डाइट वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा। बीमारी क्यों होता है, कैसे होता है, सब पता रहता है, वो तो एजुकेशन ही है ना? चले बढ़े आगे। देखिए, कुछ डेटा देख लेते हैं। डेटा कहता है कि लिटरेसी रेट जो है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ओवरऑल हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कितना है भारत में? 74% है, 74%, जिसमें मेल अगर करें बात तो 82.1% और फीमेल जो है 65.2%।
5% और ओवरऑल 74 है। ठीक है, टॉप स्टेट्स जो हैं वो है केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जिनके पास अच्छी खासी जो है वो लिटरेसी रेट है। और बॉटम में जो है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ठीक है, बिहार की जहाँ तक बात करें तो चूंकि यहाँ पे बहुत लिटरेसी कम है, तो अगर ओवरऑल लिटरेसी की बात करें तो बिहार में 63.8% जो है वो क्या है, लिटरेसी रेट है। ठीक है, और वुमन का जो है वो देखिए सिर्फ और सिर्फ 53% है। लेकिन ये जो डेटा है ये 2011 का डेटा है। अभी 10-12 साल जो बीता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा टीएफआर के बारे में, बिहार का टीएफआर बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, नेशनल एवरेज के लगभग लगभग इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अगर वो टीएफआर घट रहा है तो एजुकेशन का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए एजुकेशन भी आप देखिएगा, आने वाले जो भी लिटरेसी के ऊपर चाहे कोई भी अगर ऐसा सर्वे होता है या फिर सेंसस होगा, उसमें आप देखिएगा कि बहुत अच्छा परफॉर्म होगा। भारत के हर एक राज्य अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बिहार भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, एजुकेशन आप समझ रहे हैं, पूरे इंडिया में एजुकेशन एक एक मुहिम की तरह अब चल रहा है। ठीक है, समझ गए, बहुत तरह के जो है अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि बहुत सारे स्कीम्स और वगैरह सरकार के द्वारा जो है प्लान किए गए हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जेंडर गैप इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी। देखिए, लिटरेसी के अंदर 7% जो है जेंडर गैप देखा गया है, मतलब 7% महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से पीछे हैं। ठीक है, किस चीज में, एजुकेशन का है। ये किसका डेटा है, ये डेटा है यूनेस्को का, 2015 का डेटा है। लेकिन ये आप कहेंगे बहुत पुराना डेटा हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये यूनेस्को ने डेटा दिया था तो आपको फिर भी यूज में आएगा। ठीक है, यूनेस्को ने 2015 में एक और डेटा दिया था और उन्होंने कहा था कि पूरा वर्ल्ड जो है, जो उसमें अगर ओवरऑल लिटरेसी की बात करें तो वो होगा 86.3, पूरे वर्ल्ड में 86.3% लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, लिटरेट लोग हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ और फैक्ट देखते हैं जो है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 45 जो है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट शुड इंश्योर फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन विद इन फर्स्ट 10 ईयर्स। पहले 10 साल तक गवर्नमेंट को जो है फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। किसके फर्स्ट 10 साल तक, जब बच्चा जन्म लेता है उसके 0 से लेकर के 10 ईयर तक फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए, आर्टिकल 45 कहता है। ठीक है, चलिए और क्या है कि टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोविजन, विच प्रोविजन, ये जो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रोविजन है, गवर्नमेंट ब्रिंग 86th अमेंडमेंट। तो कौन सा अमेंडमेंट लेके आया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट लेके आती है कौन सा अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट। ठीक है, एंड अंडर आर्टिकल 21A, एक आर्टिकल बनाया गया 21A, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो याद रख लीजिए। आर्टिकल 21A कौन से में आया था, 86th अमेंडमेंट में आया था, विच से एलिमेंट्री एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट। इसमें क्या बना दिया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, मौलिक अधिकार है अपना। और देखिए, अगला कहते हैं कि गोल 4 जो है एसडीजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो किसके बारे में बात करता है, एजुकेशन फॉर ऑल बाय 2030, 2030 तक 100% पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड होना चाहिए। ये किसका गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो है ये एजुकेशन रिलेटेड गोल है। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, एसडीजी का पोस्टर एक निकाल लीजिएगा, छोटा सा प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, और उसको अपने स्टडी टेबल पे चिपका के डेली पढ़िएगा उसको, क्योंकि एसडीजी से अगर आप रिलेट करते हैं अपने टॉपिक को तो पॉइंट उसमें ज़्यादा मिलेगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा सारे एसडीजी गोल जो है। ठीक है, चलिए अगला है, अब इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैन बी ब्रॉडली कंसीडर्ड एज पिरामिडिकल जो है स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, पिरामिड के स्ट्रक्चर में है, एक तरह से मैं तो कहूँगा कि ये इन्वर्टेड पिरामिड के, अगर इसकी बात करें कि अगर मैं क्या कहते हैं, जितने लोग उसमें दाखिला लेते हैं स्कूल में उस हिसाब से कहें तो इन्वर्टेड पिरामिड के रूप में होता है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं एडमिशन, फिर धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, तो मैं कहता हूँ कि अलग अलग लेवल है। पहला लेवल क्या है, प्री प्राइमरी लेवल, ये मतलब एक्चुअली होता तो है 0 से 6 ईयर तक, लेकिन 3 से 6 साल तक के बच्चों को जो है इसमें जो है ध्यान दिया जाता है। ठीक है, 3 से 6 साल तक ये मेन है, मतलब ऐसे 0 से 6 भी इसमें आते हैं, 0 से 6 भी आप लिख सकते हैं। देखिए, दूसरा होता है कि प्राइमरी, प्राइमरी में जो है एलिमेंट्री लेवल का एजुकेशन जो होता है वो 6 साल से 14 साल तक का होता है। ठीक है,
जब बच्चा जो है 6 साल से 14 साल तक होता है तो उसका एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, जिसको गारंटी दिया गया सरकार के द्वारा आर्टिकल 21A में। साथ ही में एक सर्व शिक्षा अभियान नाम का जो है स्कीम चलाया गया, उसके थ्रू भी गारंटी दी गई है, और राइट टू एजुकेशन के थ्रू जो है वो भी जो है वो दिया गया है। ठीक है, समझ गए? राइट टू एजुकेशन के थ्रू भी गारंटी दिया गया, किस चीज का? एलिमेंट्री एजुकेशन का, ये याद रखिएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी लेवल एजुकेशन। तीसरा जो पॉइंट है वो है सेकेंडरी लेवल एजुकेशन। ये कब होगा? अब ये देखिए, ये होगा 14 से 18 साल तक, सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन एक्सटेंडेड टू सेकेंडरी एजुकेशन एज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान था प्राइमरी में, यहाँ पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक मतलब सेकेंडरी, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के थ्रू जो है सेकेंडरी लेवल जो है एजुकेशन को गारंटी किया गया, ठीक है। ओके, फिर आता है हायर सेकेंडरी, हाँ मतलब हायर एजुकेशन की बात। यहाँ पे जो है 3 लेवल का जो है बात करते हैं। पहला होगा, अब व्यक्ति जो है 12th पास कर गया है या डिप्लोमा कर लिया है तो उसके बाद क्या होगा? अंडर ग्रेजुएट होगा। अंडर ग्रेजुएट के बाद में पोस्ट ग्रेजुएट होगा, अब एमफिल या फिर पीएचडी। हालांकि मैं अगला लेक्चर लूंगा एनईपी के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। वहां पे मैं बताऊंगा थोड़ा विस्तृत विस्तृत में कि अभी की पॉलिसी क्या चल रही है। कई जगह पे कहा जाता है कि एमफिल को हटा दिया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं एमफिल अभी है ही। तो ठीक है, तो चाहे जो भी हो, अगर अगर कोर्स होता है तो एमफिल भी जो है इसमें एक एक स्तर है, एक हायर एजुकेशन का एक लेवल है, या फिर पीएचडी भी एक उसका आपको साथ ही रख के चलिए, ठीक है। वैसे दोनों दो चीज है, अलग अलग चीज है, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब यहाँ पे देखिए, ये जो जो आरएमएसए था, रमसा जो था, ये वाला देखिए, ये आरएमएस, इसमें एम क्या था? माध्यमिक। और यहाँ पे यू आरएमएस से क्या हो गया? रूसा बन गया, आरयूएस से, बस एक माध्यमिक की जगह उच्चतर आ गया, ऐसे ही याद रखना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये एक स्कीम बनाई गई जिसके थ्रू जो है गारंटी दिया गया हायर एजुकेशन का। तो अब हम लोग शुरू करेंगे, वन बाय वन जो पढ़ेंगे उसका वे फॉरवर्ड देख लेंगे, कंक्लूजन देख लेंगे, फिर अगले पे जाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, धैर्य बना के रखिए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एजुकेशन एट प्री प्राइमरी लेवल। देखिए, प्री प्राइमरी लेवल पे क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्री प्राइमरी लेवल, ठीक है। देखिए, तब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि ये जो एज है, इन दिस एज ग्रुप ब्रेन डेवलप्स एट द फास्टेस्ट रेट एंड स्टूडेंट कैन कैच सो मेनी स्किल्स एट वेरी फास्टर रेट। इस एज में जो है बच्चों का दिमाग बहुत तेजी से ग्रो करता है, और बच्चा जो है वो बहुत आसानी से किसी स्किल को जो है बहुत तेजी से जो है वो कैच कर सकता है, उसको सीख सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस एज में जो है सही ध्यान देना। फिर कहते हैं कि फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक जो विकास है उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इस स्टेज इस फेज में। फिर कहते हैं फॉर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोसाइटल थोड़ा बने, सोशलाइजेशन का प्रोसेस समझते हैं ना, कि सोसाइटी के नॉर्म्स एंड उसके जो रूल्स है उसको समझे, उस तरीके से वो एक्ट करे, दैट इज द थिंग ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी इसी जो है वो टाइम पीरियड में, इसी फेज में होता है। और साथ में वो जो है इसके साथ साथ बच्चा जो है वो कोऑपरेशन सीखता है, सहयोगिता सीखता है, सहकारिता सीखता है, कोऑपरेशन की जो है वो निर्माण की जाती है इसी फेज में, ठीक है। फॉर स्ट्रांग फाउंडेशन फॉर फॉर्मल स्कूलिंग, जो बच्चों का जो फॉर्मल स्कूलिंग का जो है वो फाउंडेशन भी जो है इसी में होता है। बेसिक जो तरीके से आप स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट, जैसे किड्स स्कूल आजकल आप देखिएगा, प्री प्राइमरी स्कूल्स है ना, जो है बहुत सारे बचपन किड जी है ना, बच्चों के नाम से स्कूल्स आते हैं ना, क्रेचेस और प्ले स्कूल्स, वो सब भी मतलब एक तरीके से फाउंडेशन बिठाने के लिए जो है वो यूज किया, मतलब उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगला जो है इसमें पॉइंट वो है इंश्योर इंथुजियाज्म फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब यहाँ से जो है बच्चों को उत्सुकता जागृत किया जाता है उसके अंदर, ताकि वो जिंदगी भर जो कुछ ना कुछ सीखने का जो उसमें एक तरीके से उत्सुकता जो है लगा रहे, वो सीखने की उसमें लालसा जो है वो जगाई जाती है, ठीक है। चलिए, फिर कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एफर्ट्स पुट्स इन दिस फेज गिव 10 टाइम्स रिटर्न इन द अपकमिंग ईयर्स। जितना ज्यादा प्रयास इस इन फेज में 0 to 6 ईयर में क्या जाता है, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है बच्चों को। अगर उस एज में बच्चा बहुत अच्छा बोलना सीख गया, बहुत अच्छा पियानो बजाना सीख गया, बहुत अच्छा मान लीजिए क्रिकेट खेलना सीख गया, तो आगे जा करके
10 टाइम अच्छा खेलेगा उससे, उसका जो है रिटर्न का जो एक तरीके से अगर आप देखिए कि रिटर्न जो मिलता है, रिटर्न की जो व्यवस्था है, अगर बात करें तो वो 10 टाइम ज़्यादा रिटर्न करेगा वो, ठीक है? समझ गए इस चीज़, बहुत अच्छा खेलेगा, बहुत अच्छा पढ़ेगा, जो भी उस एज में सिखा दीजिएगा ना, वही चीज़ बाद में अच्छा करेगा वो। तो ये तरीके से कोरा कागज़ होता है, उस पे जो लिखेगा लिख जाएगा, ठीक है? समझ गए? फिर कहते हैं कि हैबिट स्टार्ट डेवलपिंग ड्यूरिंग दिस एज। इसी एज में क्या होता है, बच्चों की जो हैबिट है वो स्टार्ट होने लग जाती है, बच्चों के अंदर कुछ आदतें जो है वो डेवलप होती है, ठीक है? इसके लिए भी एजुकेशन जरूरी है, ताकि सही आदतें उसके अंदर इनकलकेट हों। फिर कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू फिक्स माल न्यूट्रिशन एंड फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए जो है क्या-क्या किया जाना चाहिए, वो इसी एज में किया जाता है। जो कुछ भी किया जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेकर के, फिजिशियन से सलाह लेकर के, न्यूट्रिशन वाले जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है? उन लोगों से सलाह लेकर के, तो इसमें क्या होगा कि इस एज में अगर सही से उसका खान-पान का ध्यान रखा गया, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा उससे उसका, ठीक है? माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, समझ गए? अब माल न्यूट्रिशन के ऊपर मैंने बहुत अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है, जाकर के देखिए। लेक्चर सीरीज जो है आपके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उसमें जाकर के मिल जाएगा आपको, ठीक है? नोट्स भी बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए इसमें अगला जो पॉइंट है वो कहते हैं कि अ स्टडी ऑफ 23 नेशन, 23 नेशन का स्टडी किया गया है, उसमें क्या पता चला? It shows that it has huge impact on emotional development, cognitive ability and health of child. इस एज में बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट, जो भावनात्मक जो विकास होता है, जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है, जो हेल्थ है बच्चे का, उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। 23 नेशन में ये स्टडी किया गया था, तब ये कहा गया है। तो इसीलिए जो है सरकार ने राइट टू एजुकेशन जो है लेके आए, जिसमें आप ये याद रखिएगा कि ये 0 to 6 ईयर एज के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? 6 से 14 साल के लिए है। आप याद रखिएगा हमेशा, राइट टू एजुकेशन हमेशा 6 से 14 साल के लिए है। जबकि अभी हम पढ़ क्या रहे थे? प्री प्राइमरी लेवल। तो आपको लोग सर ये बीच में RTE कहाँ से आ गया? इसलिए आ गया कि आप कंफ्यूज ना करें। 0 से 6 ईयर की बात हम कर रहे थे, लेकिन जब RTE कहेंगे, राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे, तो वो इसमें नहीं है, वो किसमें है? 6 से 14 साल के बच्चों को है, ठीक है? फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि फोकस ऑन प्री स्कूल पे फोकस कीजिए, हाई क्वालिटी रखिए, ECCE का, ठीक है? समझिए ECCE क्या था, यहीं पे बताया था, ये देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है? चलिए, उसके बाद में कहते हैं कि इसको करने के लिए क्या किया गया? आंगनवाड़ी को स्ट्रेंथन किया गया, रोल ऑफ होम एंड पेरेंट्स इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। आंगनवाड़ी को, या फिर जो घर पे जो बच्चों के पिता हैं, जो माता हैं, उनके जो और भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी जो है कुछ जिम्मेदारी बनता है, उस पे भी ध्यान दिया जाना जरूरी है, ठीक है? तो ये सब चीज के बारे में आपको नॉलेज अब हो गया है। अब देखिए एक चीज और पढ़ते हैं इसमें, कि प्रेजेंट जो कुछ इश्यूज हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को लेकर के, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, पहला है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड टीचर्स। प्री स्कूल तो खुल जाता है, लेकिन टीचर ट्रेंड मिले, इसकी जो है बहुत ज्यादा स्कार्सिटी देखी गई है, ठीक है? तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर कहते हैं कि नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, ठीक है? वे ऑफ टीचिंग, या फिर जो करिकुलम है, जिनका जो सिलेबस है, उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। कभी कुछ भी, कभी देखते हैं कि डांस करवा देंगे, कभी गाना गवा देंगे, कभी प्ले करवा देंगे, कभी खेल खिलवा देंगे। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड को फिक्स किया जाना चाहिए, ठीक है? एक मतलब साइंटिफिकल बेसिस पे। फिर आता है कि फोकस ऑन रोड लर्निंग, मतलब रटंत विद्या बोलते हैं ना, रट लो। तो रटंत विद्या पे जो है फोकस किया जाता है, समझने पे कम फोकस होता है, जबकि समझना जो है ज्यादा जरूरी है। रटा हुआ चीज आपको अ, कम टाइम तक याद रहेगा, जब तक कि वो अच्छी तरीके से आत्मसात नहीं हो गया है, ठीक है? कुछ चीजें जैसे ABCD वो आप नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी बार आप पढ़े हैं। वो रोट लर्निंग वो भी है, लेकिन वो एक तरीके से आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुका है, समझिए? तो रोट लर्निंग अगर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे होगा तो वो चलेगा नहीं, ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। अभी आपको लग रहा है कि याद है, सुना भी दीजिएगा अगर आपसे पूछेंगे तो, लेकिन 10 साल के बाद अगर आपसे वही चीज़ पूछा जाएगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन 10 साल के बाद ABCD अगर पूछा जाएगा और दिमाग सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हेल्थ अच्छा है, तो आप सुना दीजिएगा ABCD। तो मेरा कहना यही है, रोट लर्निंग जो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, समझ के अगर आप पढ़िएगा तो वो
समझ में आएगा, ठीक है। तो एबीसीडी वगैरह जो है आप समझ चुके हैं, रोट लर्निंग से स्टार्ट किया था लेकिन अब समझ चुके हैं उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्री स्कूल्स आर एक्ट लाइक मनी मिंटिंग मशीन। जो प्री स्कूल्स हैं वो पैसा छापने का मशीन बन गया है, उनको बस पैसा से मतलब है। बच्चे का डे केयर कैसा होगा, बच्चे का जो किस तरीके से उसका व्यवस्था किया जाना चाहिए, उस पर उनका फोकस नहीं रहता है। सो दे आर एक्टिंग लाइक अ मेनी मनी मिंटिंग मशीन रादर देन डे केयर सेंटर्स। डे केयर सेंटर्स की तरह वो लोग यूज अपने आप को नहीं मतलब प्रिटेंड दिखाते हैं। वो मनी मिंटिंग है, मतलब हाई फाई सुविधा दिखा देंगे, मतलब देखने में अच्छा रहेगा टिप टॉप, लेकिन बता ही दिया, अच्छे टीचर नहीं रखेंगे, ट्रेन टीचर नहीं रखेंगे, बस पैसा चाहिए उनको, समझ गए। तो ये भी एक इशू आप देखने को आपको मिल सकता है। फिर आता है कि लैक ऑफ प्री स्कूल्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की कमी है, बच्चा के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है, बच्चे मतलब किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, इन सब की जिम्मेवारी उनकी नहीं होती है। वो बस मतलब अगर जितना देर का टाइम है वो उतना देर वो एक तरीके से उसको देख लेंगे, वो बच्चे को वो ठीक कर रहे तो और बाद में कुछ बुरा करे तो उसकी जिम्मेवारी वो नहीं लेते हैं। तो इस चीज की भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। अगर कुछ गलत एक्ट कर रहा है तो उसको पता करना चाहिए कहाँ से सीखा है, घर में सीखा है, स्कूल में सीखा है, तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। समझ गए, समझ गए इस चीज को। चलिए बढ़ते आगे। फिर कहते हैं पुअर क्वालिटी ऑफ प्री स्कूल्स का क्वालिटी जो है पुअर भी देखने को मिलता है कई जगहों पे। आप ये चीज देखिए, मैंने कहा कि हाई फाई दिखाते हैं तो हर स्कूल हाई फाई नहीं है, कहीं कहीं पे बहुत पुअर व्यवस्था है, ठीक है। तो आप एक चीज को याद रखिएगा कि क्वालिटी को मेंटेन करना जो है एक बहुत बड़ी बात है, चाहे वो एजुकेशन के लेवल पे हो, चाहे वो ट्रेनिंग के लेवल पे हो, चाहे बच्चे को जो इमोशनल कॉग्निटिव या फिर किसी भी प्रकार का जो डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए स्पेशल टीचर हायर करने की हो, समझ गए। तो हर मामले में जो क्वालिटी का जो है एक तरीके से मेंटेनेंस होना जरूरी है, तो ये भी चीज नहीं हो पाता है, इसका भी एक इशू आप लिख सकते हैं। तो इतना सारे इशू जानने के बाद प्री प्राइमरी लेवल का अगर हम वे फॉरवर्ड आ गया, इसका मतलब खत्म हो जाएगा लेक्चर, ऐसा नहीं है। अभी आप ज्यादा खुश मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी और पढ़ना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं। तो इसका अगर प्री प्राइमरी लेवल का अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो हम कहेंगे कि इससे क्या होगा, मतलब कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो आंगनवाड़ी को स्ट्रेंथ करें, स्ट्रेंथन द आंगनवाड़ी, ट्रेन आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेन होने चाहिए। स्पेशल प्रोग्राम फॉर टीचर ट्रेनिंग के लिए स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए। कॉमन लर्निंग करिकुलम होना चाहिए, सबको एक तरीके का करिकुलम प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। फोकस नॉट ओनली ऑन द कॉग्निटिव स्किल बट ऑल्सो ऑन डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, मोरल, फिजिकल हेल्थ। सिर्फ संज्ञानात्मक विकास के पर ध्यान मत दीजिए, उसके चरित्र पे, उसके मोरल पे, नैतिकता पे, उसके फिजिकल हेल्थ पे, जो शारीरिक शक्ति है उसका, शारीरिक स्वास्थ्य जो है उसका, उस पे भी ध्यान दिया जाना जरूरी है, ठीक है। फोकस ऑन क्यूरियोसिटी लर्निंग, की जिज्ञासावश पर है, रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, क्यूरियोसिटी जिज्ञासावश, ठीक है। उस पे उसमें जिज्ञासा क्रिएट करने की बात करनी चाहिए। देखिए वो टीचर अधूरा है जिसने बच्चों में जिज्ञासा क्रिएट नहीं कर दिया, ठीक है, समझ गए। उस टीचर को ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। तो इसीलिए क्यूरियोसिटी की आवश्यकता है। अगर मैं आप में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा कर पा रहा हूँ तो मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। तो आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी आना आप लोगों को हो रहा है ना, क्यूरियोसिटी के आगे सर क्या बताएंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्यूरियोसिटी है कि सर का नेक्स्ट लेक्चर कैसा होगा, क्या आएगा, कहाँ तक ये कोर्स पूरा हो सकेगा, है ना, क्यूरियस इस चीज के बारे में आप लोग, है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कि टर्न इट इनटू, इसमें फॉर्मलाइज्ड सेक्टर, हाँ अभी ये इनफॉर्मल सेक्टर के रूप में काम करता है, इसको फॉर्मलाइज्ड करना जरूरी है, ठीक है, ताकि एक सस्टेनेबल मैनर में हो सके, सही तरीके से हो सके। जब एक तरीके का जो लर्निंग करिकुलम डिसाइड हो जाएगा तो सब कुछ जो है सेट मैनर में होगा, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा निकल के आएगा, ठीक है। कंक्लूजन में आप अपने मन से लिख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बस एक हेल्प करने के लिए कंक्लूजन दे रहा हूँ। दिस फील्ड ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन हैज वाइटल रोल इन students overall development, but there is no any regulation regarding curriculum, fees, and early childhood care. So the need of R is of the regulated framework of preschool education। इस तरीके से कंक्लूजन मैंने लिख दिया कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाइटल रोल है, प्ले करता है, लेकिन आज के टाइम में जो है फी का, करिकुलम का, अर्ली चाइल्डहुड केयर का जो है कोई जो है स्पेशल रेगुलेशन नहीं है। तो इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, इसका एक फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है। आप भी इस तरीके से कुछ जोड़ मरोड़ के एक नया कंक्लूजन बनाइए और हमको
कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एजुकेशन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन क्यों जरूरी है, पहले देखते हैं कि इसका इशू है कुछ। देखिए एजुकेशन क्यों जरूरी है, हर जगह पे वही चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया है, वही चीज लिखना है। लेकिन अब एक चीज है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में कुछ इशूज हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू एसर रिपोर्ट, अब एसर का फुल फॉर्म जो है आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, गूगल कीजिए एसर व्हाट इज मीन बाय, ये एक रिपोर्ट है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड रिपोर्ट देती है। तो आपको एसर का जो फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, चलिए। देयर इज ए ह्यूज गैप इन लर्निंग एट दिस लेवल, इस लेवल पे, किस लेवल पे, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे एसर के रिपोर्ट के हिसाब से गैप देखने को मिलता है, ह्यूज गैप। ठीक है, क्या हुआ, मतलब कि कोविड-19 की वजह से जो बच्चे स्टार्टिंग में आए थे वो छोड़ के चले गए बहुत सारे। ठीक है, इस एज तक आते आते ये भी देखने को एक जो है फेनोमिना मिला है। समझ गए, आगे देखते हैं। देखिए फिर कहते हैं कि पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग आउटकम इज डिग्रेडेड। देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का थोड़ा जो है डिग्रेड हो गया है, इस चीज की बात करेंगे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आपको समझ में आ गया। फिर दूसरी बात कहते हैं कि पुअर क्वालिटी जो है एजुकेशन जो है क्यों कम हो गया है, क्योंकि जो ट्रेनर्स हैं, चाहे जो भी टीचर्स हैं, वो अप टू मार्क नहीं है, या फिर इस चीज को जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं। तो इस चीज के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए, आउटकम जो है खराब हो रहा है। अब ऐसा रिपोर्ट डेटा जो आता है उसको जरा देखते हैं। देखिए क्लास, ऐसा रिपोर्ट कहता है कि क्लास 4 में, फोर्थ क्लास में, स्टूडेंट हु कैन डू सिंपल डिवीजन, ऐसे बच्चे जो सिंपल डिवीजन कर सकते थे, उनकी संख्या अगर देखी गई तो पहले से कम हो गई। ऐसे बच्चे पहले कितने थे, ऐसे बच्चे पहले थे 12%, अब जाकर के हो गए 3.6%। कैसे बच्चे, क्लास 4 के वो बच्चे जो सिंपल मैथ डिवीजन कर सकते थे, भाग करना उनको आता था, डिवाइड करना आता था किसी दो नंबर को। ठीक है, तो ऐसे बच्चे पहले 12% थे, चौथे क्लास के बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, कितनी खराब स्थिति है। ये सब चीज जो हम लोग क्लास एलकेजी यूकेजी 1 क्लास में सीखते हैं, है ना। ये चौथी क्लास के बच्चे की बात है। 3.6 हो गया था, घट के 12% से, पहले अच्छा था, कोविड के बाद और खराब स्थिति हो गई। ठीक है, फिर है कि क्लास 1 के जो स्टूडेंट हैं, जो हु कैन नॉट रिकॉग्नाइज द डिजिट हैज वेंट अप फ्रॉम 229 टू 42। समझ रहे हैं, क्लास 1 के ऐसे बच्चे जो डिजिट नहीं पहचान पा रहे हैं, उनको सिर्फ किससे मतलब है, खाना खाने से और खेलने से मतलब है। ऐसे बच्चे जो डिजिट नहीं पहचान पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द डिजिट, दे आर इंक्रीजिंग, पहले 29% थे, अब 42% हो गए हैं। ठीक है, चलिए। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि ड्रॉप आउट रेट जो है हायर हो गया है। जैसे जैसे हम एजुकेशन में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हायर जो है ड्रॉप आउट रेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, हायर ड्रॉप आउट रेट एज वी हैव अप द एजुकेशन लैडर। अगर इसकी बात करें डेटा की माध्यम से, तो हायर लेवल पे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की अगर बात, देखिए हायर लेवल पे जो आते आते क्या हो जाता है, वो मैं इस चार्ट से आपको बताता हूँ। ये जो डेटा लिखा हुआ है इससे बताता हूँ। देखिए कहते हैं कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन एलिमेंट्री स्कूल, कुल जितने बच्चे आते हैं उसमें से 97 बच्चे एडमिशन लेते हैं। ठीक है, 97%। और उसके बाद में 97% बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं एलिमेंट्री स्कूल में बचपन में। फिर थोड़े बड़े होते हैं, अपर प्राइमरी में जाते हैं, 10% छोड़ देते हैं, यानी 87% बच जाते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 77% हो जाते हैं। हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी में जाते जाते 51% जो है वो रहते हैं। तो एनुअल ड्रॉप रेट सेकेंडरी स्कूल की अगर बात करें, तो 14% का सेकेंडरी स्कूल में जो है वो ड्रॉप रेट देखने को मिलता है। ठीक है, ये रिपोर्ट को आप याद रखिएगा, एसर का रिपोर्ट है। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स, टीचर की जो क्वालिटी है वो पुअर देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं सही तरीके से हुई है। पुअर ट्रेनिंग ऑफ टीचर कॉज्ड पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर। पीपल टू टीचर रेशियो की अगर हम बात करें, मतलब एक टीचर पे कितना बच्चा पढ़ेगा, तो इंडिया में वो है 26 बच्चा, जितनी बहाली है उस हिसाब से। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें या डेवलप्ड कंट्री की बात करें, तो वहां पे ये 10 से 15 ही है, मतलब एक एक टीचर जो है 10 से 15 बच्चे को डील करेगा।
उसको सब कुछ सिखाएगा, उसका जो है केयर करेगा। इस तरीके से जो है पीपल टू टीचर रेशियो, ठीक है, पीटीआर। ये समझ गए? बढ़े आगे। देखिए अगला आता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन नॉन एकेडमिक एक्टिविटी। जैसे कई बार देखा जाता है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनको इलेक्शन के लिए भेज दिया जाएगा, वैक्सीनेशन के प्रोसेस में भेज दिया जाएगा, उनको कई बार जो है बोला जाएगा कि आप जाइए और कंसेंसस करके आइए। तो भाई जो एकेडमिक वर्क है वो कौन कराएगा? ठीक है, तो ये सब काम की वजह से भी जो है वो हैम्पर होता है, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था। एक तो ये भी इशू हो गया। अगला इशू कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफीट है। कहा, अगर अगर रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखिए तो 66%, 66% ऐसे स्कूल हैं जिनके पास सेपरेट गर्ल्स टॉयलेट हैं, सिर्फ और सिर्फ। मतलब 44% स्कूल के पास आज भी गर्ल्स टॉयलेट सेपरेटली नहीं है। समझ रहे हैं? हाउ मेनी, सॉरी, हाँ, many schools do not have playground, library, canteen, infant facility, सॉरी, इंटरनेट फैसिलिटी, एटसेट्रा। आप ध्यान दीजिए, मुझे ये बताइए कि जब आप बचपन में पढ़ रहे थे किसी सरकारी स्कूल में या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में, क्या आपके स्कूल में बहुत बड़ा फील्ड था, प्लेग्राउंड था? हाँ, मेरे में प्लेग्राउंड था। लाइब्रेरी थी? नहीं, मेरे में लाइब्रेरी नहीं थी। कैंटीन थी? जी नहीं, कैंटीन भी नहीं थी। इंटरनेट फैसिलिटी? वो भी नहीं था। आप में था तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं था तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्किल गैप इन टीचर्स। स्किल गैप इन टीचर मतलब टीचर्स में भी स्किल गैप मिलता है। जो पढ़ के आए थे, आज के टाइम पे जो है वो सब कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन वगैरह आ गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत की बात देखने को मिलती है। जो पुराने रिक्रूटेड हैं उनको आज भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो 45% टीचर ऐसे हैं, दे फील दैट दे हैव स्किल गैप। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी आर डिसफंक्शनल। मैनेजमेंट कमिटी तो बनती है लेकिन वो सही से काम नहीं करती, डिसफंक्शनल होती है, क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसमें लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है, इसलिए। फिर राइट टू एजुकेशन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पीच। सिर्फ कागजों पे है, सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। वायलेशन किया जाता है इसके नॉर्म्स का। जैसे कहा, अगर देखा जाए तो कितने परसेंट स्कूल हैं जो इसके नॉर्म्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं? तो ऐसे स्कूल हैं मात्र 8%। ओनली 8% स्कूल्स आर और मतलब फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ आरटीई। तो कितना देख समझ रहे हैं, 92% ऐसे स्कूल्स हैं जो इसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। कितनी खराब स्थिति है, देख रहे हैं? तो ये डेटा सब लिख लिख के चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि ड्रॉप आउट रेट्स आर हायर इन वल्नरेबल एससी एसटी एंड वुमेन सेक्शन। देख रहे हैं, वल्नरेबल जो ग्रुप है, एससी का, एसटी का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, इनके जो है ज्यादातर लोग जो है पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हायर एजुकेशन तक जाते जाते हैं। ठीक है, फिर आगे आता है कि ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन ट्यूशंस इन द रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। ट्यूशंस के कल्चर बढ़ गए हैं, स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, आपने एक मीम देखे हुए होगा, मीम में आता है कि बच्चा जो है एडमिशन करवाने के लिए अपनी मम्मी के साथ जाता है, तो उसका जो स्कूल में पहुंचने पे जो एडमिशन करने वाला जो बॉय है, जो रिसेप्शनिस्ट है, वो कहता है कि इतने इतने पैसे, 25,000 रुपये मान लीजिए, जमा कर दीजिए, ये फलाना शुल्क है, फलाना डेवलपमेंट शुल्क है, ये है वो है, पढ़ाई का शुल्क है। तो बोले इससे क्या होगा? तो बता देता है कि इससे विकास होगा, ड्रेस मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, खेलने को मिलेगा। तो माँ उसकी पूछती है कि पढ़ाई, स्टडी कहाँ मिलेगा? तो बोला उसके लिए आप ट्यूशन लगवा लीजिए। मीम है, लेकिन पता है मीम क्यों बना है? क्योंकि ये सही में सिचुएशन ऐसी हो गई है। ट्यूशंस जो है रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं एजुकेशन के, फिर भी ट्यूशन सेंटर पे कितनी भीड़ होती है। कितने ऐसे-ऐसे एशिया का बड़ा-बड़ा चैनल इंडिया में चल रहा है एजुकेशन का, देख रहे हैं? एक पटना के ही बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उनके यहाँ देखिए कितनी भीड़ लगी रहती है, ठीक है? ऐसे मतलब मैं इस चीज़ की बात करूँ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अलग बात है, लेकिन जो प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे बच्चे जो हैं भर-भर के आते हैं, क्योंकि अच्छे से स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, समझ गए? स्कूल में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है, तो ये भी एक चीज़ का जो है आप इश्यू में आप काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कम दिया जाता है, वैल्यू एजुकेशन पे फोकस कम दिया जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस कम दिया जाता है। उनको किससे मतलब है? मनी मिंटिंग, पैसा छापने से मतलब है। स्टूडेंट गया बाढ़ में तेल लेने, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? तो ये सब पॉइंट आप राइट डाउन करिएगा, ठीक है, तेल लेने वगैरह वर्ड नहीं लिखिएगा। हाँ, यू आर
क्या कहेंगे उसको, समझदार हो, इनफ इनफ हो, उतना तो आपको समझ में आता ही है। ठीक है, मैं ऐसे बस जोक के लिए बोल दिया था, डोंट टेक इट सीरियसली। चलिए, पॉलिसी मेड एंड बजट एलोकेशन एज पर द आउटलेज नॉट एज पर द आउटकम्स। देखिए, ये नहीं देखा जाता है कि आउटकम क्या आएगा, आउटलेज देखते हैं कि भैया कितना पैसा खर्चा हो गया, खर्च कितना हो गया, क्या क्या मिला, वो नहीं देखते हैं। तो पॉलिसी उस हिसाब से मिलाते हैं, उस हिसाब से बनाते हैं, फंड उस हिसाब से एलोकेट करते हैं कि खर्चा कम हो। ठीक है, आउटकम अच्छा आए ना आए उससे मतलब नहीं है। तो पॉलिसी के लेवल पे भी एक इशू देखने को मिलता है। आपको पता होगा भारत में जो है वो 3.4 ओनली, जीडीपी का 3.4% ओनली बजटरी एलोकेशन है, जबकि दूसरे डेवलपमेंट कंट्री की बात करें, डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो 6% की जो है वो बजटरी एलोकेशन देखने को मिलता है। तो भारत को इसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हेल्थ और एजुकेशन ऐसा है ना, जहाँ पे बजटरी एलोकेशन सही में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, मैं शॉर्ट में बात करता हूँ। पहला हो गया राइट टू एजुकेशन, दूसरा होगा समग्र शिक्षा अभियान, सिर्फ आपको भी नाम ही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में आप पढ़िएगा तो आपको ऐसे ही नॉलेज हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में सिर्फ नाम लिख के आना है क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, दर्पण पोर्टल हो गया, किस चीज के लिए, स्टूडेंट के स्कूल के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, फिर निष्ठा एक जो है स्कीम है, किस चीज के लिए, ट्रेनिंग करवाने के लिए टीचर्स का और हेड मास्टर्स का। ठीक है, फिर है परख, ये एक नया सिस्टम है स्टूडेंट की इवोल्यूशन और असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, उसका मूल्यांकन करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया है परख। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रहेगा। अगला पॉइंट इसमें आता है नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, इस पे डिटेल लेक्चर आने वाला है कल। ठीक है, देख लीजिएगा आप इसको वीडियो। ठीक है, चलिए देखिए, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट पे ये फोकस करती है कौन, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती है, साथ में कोडिंग एट स्कूल लेवल, स्कूल लेवल पे कोडिंग वगैरह सिखाया जाता है बच्चों को, रेगुलर एग्जामिनेशन कराया जाता है। ठीक है, उसके साथ में मदर टंग में जो है वो लैंग्वेज जो है बताया जाता है उसको, कि एजुकेशन जो उसी उसी चीज में, उसी लैंग्वेज में जो है उसको करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड नेशन हैं जहाँ पे उनके भाषा में बात होती है। जैसे आपको पता है रसिया में, यूक्रेन में, ये जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में उसका जो रसियन सीखना पड़ता है, वहाँ का स्पेशल जो लैंग्वेज होगा, यूक्रेन का जो स्पेशल लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा 1 साल। जब आप वो लैंग्वेज सीख लीजिएगा, तब जो पढ़ाई होगी वो भी रसियन लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश नहीं चलता है। वो लोग स्वाभिमान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनके यहाँ अगर आप ये बात कर दीजिएगा कि हमको इंग्लिश में बता दीजिए, तो वो बुरा मान जाएँगे उस चीज़ से। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमारे यहाँ भी ये कल्चर है। आप देखिएगा जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, जब जर्मनी में जर्मन में पढ़ाई होता है, फ्रांस में जो है जो फ्रेंच में पढ़ाई होता है, जापान में आप देखिए वो अपनी भाषा में पढ़ाते हैं जापानी में। तो सबका अपना-अपना मदर टंग में पढ़ाई हो रहा है, तो हम क्यों नहीं पढ़ाएँ भैया अपने मदर टंग में? इसीलिए हम लोग भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ को इंक्लूड किए हैं। ठीक है? चलिए। तो एक है और इसमें पॉइंट, इसमें आता है अथल अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, इसमें स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो बढ़ाने के लिए जो है ये प्लान बनाया गया है। ठीक है, जिस इससे एजुकेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, स्टार्टअप अगर बढ़ेगा तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो स्टार्टअप जो है इस फील्ड में करना चाहेंगे, एजुकेशन के फील्ड में करना चाहेंगे। आज आप देखिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आज बन के, वो एक तरीके का स्टार्टअप है। ठीक है, वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो वो भी आप एजुकेशन के लेवल पे भी जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब बनाया गया। ठीक है, ये भी सरकार का स्कीम है। अगला स्कीम है ई लर्निंग का स्कीम, बहुत सारे पोर्टल बनाए गए, दीक्षा पोर्टल, स्वयं पोर्टल, दिशा पोर्टल, ई विद्या, ई पाठशाला। ठीक है, आप इस सब चीज को आप पढ़िएगा, जैसे आप एनसीईआरटी किताब पढ़ने के लिए आप जाते हैं, ई पाठशाला पे आपको मिल जाता है सब कुछ, है ना। तो ये सब स्कीम जो है सरकार ने सहूलियत देने के लिए किया है। ठीक है, ये सब स्टेप लिया गया है। अगर इसमें वे फॉरवर्ड की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, देखिए, फोकस ऑन आउटकम नॉट ऑन आउटले। जैसा कि मैंने कहा कि आउटकम पे फोकस कीजिए कि क्या सीख सीख रहे हैं बच्चे, ना कि इस पे कि खर्च कितना हो गया। ठीक है, सही जो है वो उसका आउटकम आना चाहिए, बच्चे सही से पढ़ने चाहिए, उसका जो है उसको ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि पैसा जितना 100 रुपया खर्चा कर दे, क्या सीखे। अगर 100 रुपया से अगर वो नहीं सीखा है और 500 रुपया लगा करके वो सीख सकता है, तो 500 रुपया लगाइए, वो उसको सीखना जरूरी है, पैसा मत देखिए, उतना पैसा से ज्यादा वो पैसा कमा लेगा। सरकार जो को उससे ज्यादा वो टैक्स दे देगा अगर आप उसको अच्छे से पढ़ाइएगा तो। ठीक है,
चलिए, फिर कहते हैं कि फोकस ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट अलोंग विथ इंश्योरिंग एक्सेस टू एजुकेशन। हाँ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए, साथ में एजुकेशन का एक्सेस भी होना चाहिए। कई जैसे रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे एजुकेशन जो है सही तरीके से नहीं मिल पाता है, ठीक है। फिर आगे, हैविंग स्ट्रांग गवर्नेंस सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर गवर्नमेंट स्कूल बट ऑल्सो फॉर द प्राइवेट स्कूल। हाँ, प्राइवेट स्कूल का जो मनमाना जो फीस वसूलते हैं, एडमिशन में दिक्कत करते हैं, तो ये सब चीज़ प्राइवेट स्कूल पे जो है थोड़ा सा लगाम लगाने की जरूरत है। गवर्नमेंट स्कूल में भी जो है पढ़ाई सही तरीके से हो, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर जो है एक्टिविटी उस पे भी ध्यान दिया जाए। सब तरह के से जो है उसको एक तरीके से स्ट्रांग होल्ड जो है गवर्नमेंट को उस पे रखना पड़ेगा, ताकि सही चीज़ें सही टाइम पे सिखाई जा सके, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे। अगला वे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि फोकस शुड नॉट ओनली बी ऑन कॉग्निटिव स्किल बट आल्सो ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग। सिर्फ संज्ञानात्मक विकास पे ध्यान मत दीजिए, उसको ज्ञान के लेवल पे सिर्फ स्किल मत दीजिए, उसको कैरेक्टर भी डेवलप करना सिखाइए। कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होगा, उसका पर्टिकुलर क्लास होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ सिखाने की आवश्यकता। आप देखिएगा, जब आप 10th पास करते हैं, जब आप 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो आप, सबसे बड़ी बात है कि पता है हम लोगों को भी मिला हुआ है, ऐसे ही लिख देते हैं, उत्तम। लड़का 1 नंबर का बदमाश था, उसका भी उत्तम है, और मैं इतने अच्छे से वहाँ पे पढ़ के आया, मैं भी उत्तम ही हूँ। एक वर्ड है उत्तम, ठीक है? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप आपने सिर्फ सर्टिफिकेट बाँट दिया, सर्टिफिकेट बाँटने से नहीं होता है। समझ रहे हैं? वहाँ पे आपको सिखाना पड़ेगा बच्चों को कैरेक्टर कैसे बिल्ड किया जाता है। तब जाकर के जो है वो शायद एक ट्रू जो है इम्पैक्ट निकल के आएगा, समाज में उसका जो है सही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बच्चे जो आगे बढ़ेंगे वही देश का भविष्य बनेंगे। इसीलिए कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। जो अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो होता है एजुकेशन एट हायर लेवल। आप चाहें तो इसको पॉज़ करके थोड़ी देर का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं भी कंटिन्यू रखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हायर एजुकेशन के कुछ इश्यूज़ हैं। क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। टोटल जो है 27.1% जो है स्टूडेंट्स एनरोलमेंट करवाते हैं हायर एजुकेशन में। ग्लोबल एवरेज है 33% का। ये भारत का था, ये जो है ये भारत का है, ठीक है। चलिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 23% है मात्र। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब 18%, देख रहे घट रहा है। मात्र 23% शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो क्या करवाते हैं, इनरोलमेंट करवाते हैं, एडमिशन लेते हैं हायर एजुकेशन में। और 18% एसटी ट्राइब्स लोग जो हैं वो इनरोलमेंट में अभी सिर्फ इनरोलमेंट करा रहे हैं, कंप्लीट बहुत कम करते हैं, इसमें से भी कम लोग कंप्लीट करते हैं कोर्स, ठीक है, बहुत बीच में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहला तो ये डेटा आपको समझ में आएगा। तो इशू क्या है? पहला इशू कहता है कि पुअर इंडस्ट्री एंड एकेडमिक लिंकेज। हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में लिंकेज कम है। इंडस्ट्री में क्या चीज़ की आवश्यकता है, वैसा एकेडमी में पढ़ाया नहीं जाता। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक उदाहरण मैं आपको बता एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका डिपार्टमेंट है टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, और उसको पढ़ाया जा रहा है टीवी सेट के बारे में। मैंने सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, और उस टीवी सेट में आपको बताया जा रहा है कैथोड रे ट्यूब, वो पुराना वाला टीवी जो होता था मोटा सा बड़ा सा, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पढ़ाइए, ज़रूरी है वो पढ़ाना, लेकिन उसके साथ-साथ आज जो एलईडी आ गया है, एलसीडी क्या कहते हैं, क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी वगैरह आ गया है, क्या कहते हैं प्लाज़्मा टीवी आ गया है, इसका भी तो नॉलेज देना पड़ेगा। वो ग्रेजुएशन में है, वो मास्टर्स कर रहा है, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी उसको सीखना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि बेस नहीं रहेगा तो फिर नया चीज़ सीख नहीं पाएगा, लेकिन बेस तक ही क्यों छोड़ते हैं, उसको ऊपर लेकर के जाइए, उसको नए चीज़ों से जो है वो डेवलप करिए उसको। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दिया हूँ, ऐसे ही हर एक लाइन में आप देखिएगा। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में ये चीज़ देखने को मिलता है। तो जो इंडस्ट्री को नीड है वो, और जो एकेडमिक तरीके से उसको सिखाया जाना चाहिए, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है? तो इंडस्ट्री एकेडमी का लिंकेज भी अच्छा होना चाहिए, पुअर देखने को मिलता है, तो पहला इश्यू ये हो गया। दूसरा इश्यू होता है रेगुलेटरी इश्यूज़। रेगुलेटरी इश्यू का मतलब ये हो गया, जैसे यूजीसी का पॉलिटिसाइज़ेशन कर देते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, उसमें पॉलिटिकल जो लोग हैं, वो अपने बंदे बिठा देंगे मेन पोस्ट पे, ठीक है? तो उनके हिसाब से जो है प्लान बनने लग जाएगा, ठीक है? फिर अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हायर लेवल पे आपको पता है कि आप देखिए, जैसे देखिएगा कि जेएनयू में प्रेसिडेंट बनते हैं, अलग-अलग एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो है छात्र संघ का चुनाव होता है। वही लोग आगे जाकर के पॉलिटिशियन भी बनेंगे, ठीक है? इस वजह से जो है पॉलिटिसाइज़ेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है इस लेवल पे। समझ रहे हैं आगे? चलिए,
फिर बढ़ते हैं, इसमें अगला पॉइंट कहते हैं रेगुलेटरी इश्यूज में कि ओवरलैपिंग वर्क ऑफ रेगुलेटरी, एक ही काम को जो है दो जो है व्यक्ति करेगा, दो संस्था करेगा। जैसे आप देखिए यूजीसी हो गया, एआईसीटीसी, सीईटी हो गया। अब यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है। अब ये टेक्निकल एजुकेशन वाला जो काम कर रहा है उसी उसी टाइप का काम यूजीसी भी कर रहा है, लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग हो रहा है वर्क का, ठीक है। तो इस तरीके से संस्था को जो है वो भी जो है मर्यादित करना चाहिए, एक तरीके से उसको भी एक दायरे में सीमित करना चाहिए, ताकि रेगुलेटरी इशू ना आए, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क ना हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, शेयर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसे इंस्टीट्यूट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लड़कियों का परसेंटेज बहुत ही कम देखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला पाते हैं कि पुअर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च, दैट इज ओनली 0.8% ऑफ जीडीपी। देखिए कितना ग्रेव सिचुएशन है भारत में कि जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, सिर्फ 1% भी नहीं, मतलब 0.8% हम रिसर्च में खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जो मतलब क्या कहें, आर एंड डी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा खर्चा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम कितना कर रहे हैं, 0.8%। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। ये डेटा आप याद रखिएगा। अगला आता है कि फंड की कमी देखी जाती है। क्यों भाई, आप जीडीपी खर्च ही नहीं करें तो फंड तो दिखाई जाएगा कम। जैसे रिसर्च में कम हो रहा है वैसे और भी जो व्यवस्था है जो उसमें कम किया जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा सही नहीं देखी जा रही है। अब इसकी वजह से आप देखिए कि जो टॉप 200 इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसमें भारत के 3 इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, 3 इंस्टीट्यूशन। एक तो है आईआईएससी बेंगलोर, ठीक है, और कुछ आईआईटीज वगैरह है, ठीक है। आप ध्यान से इस चीज को समझिए कि आप पुअर क्वालिटी दे रहे हैं, आपकी कंट्री कितनी बड़ी है और आपसे छोटी छोटी कंट्री बहुत आगे है, 200 इंस्टीट्यूशन में भी आप नहीं आते, तो इसको जो है वो डेवलप करने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि अगला जो पॉइंट इसमें है कि डिस्पैरिटी इन एक्सेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एक्सेस में जो है वो डिस्पैरिटी मिलता है, अर्बन और रूरल का डिवाइड मिलता है। अर्बन एरिया में आपको ज़्यादा कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह मिल जाएंगे हायर लेवल के, लेकिन आप गांव के लेवल पे देखिए, रूरल लेवल पे देखिए तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप। देखिए सिर्फ भोपाल के इर्द गिर्द आप देखिएगा, मैं गया था एक बार भोपाल, वहाँ पे मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। आप अगर उस पूरे एरिया की बात कीजिएगा तो 100-200 तो जरूर होगा इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन आप वही उस किसी गांव में चले जाइए तो वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है, तो ये अर्बन रूरल डिवाइड देखने को मिलता है, डिस्पैरिटी है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एक्सेस में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अनरेगुलेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट रेगुलेटेड जो यूनिवर्सिटी है वो बढ़ रहे हैं, बहुत ही फास्टर रेट से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड है, उसको ज़्यादा रेगुलेशन जो है वो क्या नहीं किया, वो लोग मनी मीटिंग समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये जो लाइन है उसको पैसे छापने की मशीन समझ रहे हैं। आजकल आप देखिएगा बीएड में एडमिशन लेने का जो है चलन चल पड़ा है, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कमा कमा के निहाल हो रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा केस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस इज ऑन पेपर डिग्री rather देन गेटिंग स्किल्स। डिग्री देना, डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। डिग्री जो है वो बात करते हैं, खरीद लेते हैं डिग्री, स्किल्स की बात, स्किल नहीं सिखाते हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा शेर है इसके ऊपर, मैं आपको सुनाता हूँ कि लगाकर बबुल तुम आम कहाँ पाओगे, ए जुल्म ढाने वालों आराम कहाँ पाओगे, बिक रही है आजकल सड़कों पे डिग्रियां, उम्र ढल जाएगी मगर काम कहाँ पाओगे। समझ गए इस चीज को। तो डिग्री जब आप खरीदिएगा ना, स्किल नहीं रहेगा तो काम नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं इस चीज को। इसीलिए स्किल का होना जरूरी है। डिग्री भले ही आप ले रहे हैं लेकिन स्किल का होना जरूरी है, ठीक है। तो उम्र मत ढलने दीजिए, स्किल का यूज कीजिए सही टाइम पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत कम है, इसकी बात हमने की थी, है ना, पीपल टू टीचर रेशियो, है ना, पीटीआर। अब देखिए इस चीज को भी ध्यान देना। अब एक और पॉइंट है इसमें कि लैक ऑफ मल्टी मोड एजुकेशन, मल्टी मोड एजुकेशन नहीं मिलता। क्या हुआ था मल्टी मोड, मतलब जैसे मान लीजिए हमको पढ़ने का मन है म्यूजिक, उसके साथ साथ में स्पोर्ट्स, और उसके साथ साथ में मैथ्स, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग पढ़ना है और उसके साथ में हिंदी पढ़ना है और उसके साथ में हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब जिसको जो मन है वो वैसा सब्जेक्ट पढ़ सके, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मल्टी मोड एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऑप्शन नहीं है कि हम म्यूजिक के साथ इंजीनियरिंग पढ़ सकें, आर्ट्स को साइंस के साथ पढ़ सकें, ऐसा जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमको क्या कर दिया जाता है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट दिया जाता है, मतलब एक बता दिया जाएगा कि आपको
जैसे जैसे आपको एक लिस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, उसमें 3-4 खाने बने रहेंगे और उसमें सब्जेक्ट के नाम लिखे रहेंगे ऐसे। मतलब आपको या तो ये चुनना है, या तो ये चुनना है, या तो ये चुनना है। मतलब अगर आपने ये वाला खाना चुन लिया, फर्स्ट वाला खाना चुन लिया, तो आपको यही चारों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आप कॉम्बिनेशन खुद से नहीं बना सकते। तो ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं रखना चाहिए, ठीक है? मल्टी मोड एजुकेशन का व्यवस्था जो है होना चाहिए। बाहर में आप जाइएगा यूरोप और अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ पे है, जिसको जो मन है वो पढ़ सकता है। व्यक्ति जो है मेडिकल के साथ-साथ में म्यूजिक भी पढ़ता है, आर्ट भी पढ़ता है, उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो मल्टी मोड एजुकेशन होना ज़रूरी है। चलिए, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं? अब हम आ गए हैं लेक्चर के अंत की ओर, तो अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? देखिए, इसमें है रूसा। रूसा तो बता दिए थे, क्या था? उच्चतर उच्चतर शिक्षा अभियान, है ना? अ, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा हो गया, जिससे इट प्रोवाइड फंड्स टू स्टेट यूनिवर्सिटी को जो है फंड देता है। इसके साथ में जो है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स बनाए गए हैं, एक्सेस जो करवाए, आप जाइए स्वयं पर, बहुत सारे स्वयं एक स्कीम है, मतलब स्वयं करके पोर्टल है, उस पे आपको बहुत सारे जो है वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे, ठीक है? फिर कहते हैं कि रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, राइज करके इसको नाम दिया गया है, इसका व्यवस्था किया गया है। ये जो स्कीम चलाई गई है, इसमें क्या है? फोकस ऑन अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो अपग्रेड करने के लिए राइज नाम का जो है वो व्यवस्था जो है एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, स्कीम जो है लेके करके आया गया है। फिर है कि रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन डेवलप कॉम्पिटिटिवनेस, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ की जो है गठन किया जाए गया है, जिसके थ्रू जो है इंस्टीट्यूशन को रैंक दिया जाएगा, ताकि उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो लोग अच्छे से अच्छे करने लगेंगे। स्कूल कॉलेज के लेवल पे जो है कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो सब अपना जो है अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इस सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। एक स्पार्क नाम का जो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन की का जो है जो गठन किया गया है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूशन को जो है मतलब विद द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ साथ कोलैबोरेट करने का जो है मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए एक एक का नाम लीजिए, यूसी बर्कले है, चाहे कहेंगे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो वहाँ के जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं उन लोगों को भारत के जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, उससे जो है वो कोलैबोरेट करने को मिलेगा। वहाँ के टीचर्स को यहाँ बुलाया जाएगा गेस्ट लेक्चर या फिर इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? चलिए, आगे आता है एनकेएन, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क का मतलब होता है टू कनेक्ट ऑल द यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। पूरे यूनिवर्सिटी जो इंडिया के सबको कनेक्ट कर देगा किसके थ्रू? एनकेएन के थ्रू, यानी कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क के थ्रू, ठीक है? टुगेदर अगर वो कनेक्ट हो जाएंगे तो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? एक्सचेंज कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है? फिर बैकग्राउंड पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एनईएफए, नेफा का गठन किया गया है, नेशनल एजुकेशनल फाइनेंसिंग अथॉरिटीज, ताकि सही समय पर जो है फाइनेंस किया जा सके। फिर आता है कि यूज ऑफ सुपर कंप्यूटिंग मशीन्स इन इंस्टीट्यूशन में जो है सुपर कंप्यूटर मशीन जो है लगाया गया है। परम नाम का अपना एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? तो वो सब का यूज किया जाएगा। फिर आईआईटी गुवाहाटी में भी लगा है, हाल में आपने देखा होगा। फिर वेरियस स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, फेलोशिप दिए जाते हैं सरकार के द्वारा हायर एजुकेशन में। तो ये सब तरीके का जो है सरकार ने स्टेप उठाए। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं? वी नीड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज। इंडस्ट्री और एकेडमी के लिंकेज को बढ़ाइए, वहाँ से रिलेटेड जो है एकेडमिक से, सॉरी, इंडस्ट्री से रिलेटेड एकेडमी में जो है शिक्षा दीजिए, ताकि लोगों का सही से जो है वहाँ पे यूज हो सके, टाइम का यूज हो सके और उससे जो है आउटकम भी सही आ सके। अपडेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम को अपडेट कीजिए, पुरानी चीज़ को मत पढ़ाइए, अब नया चीज़ को लेकर के आइए, ठीक है? यूनिवर्सल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, जिससे सब पूरे जो है इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट किया जा सके एक सेंट्रल लेवल पे, ठीक है? फिर फोकस शुड बी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा कीजिए, उस पे ज़्यादा फोकस दीजिए। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड जो है इंश्योर कीजिए। कोलैबोरेशन कीजिए फॉरेन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से, यही सब जो है आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। फिर फोकस ऑन मल्टी मॉडल एजुकेशन करिकुलम, जैसे मैंने कहा हिस्ट्री के साथ क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ लिया, म्यूजिक पढ़ लिया, उस तरीके से मिला जुला करके जिसको जो मन है उस तरीके से पढ़ सके। नीड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ऐसा होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, मतलब पब्लिक प्राइवेट मतलब जो जो प्राइवेट लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग मिल करके सरकार के साथ मिल करके इंस्टीट्यूशन बनाए। जैसे आपने एक जियो इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, तो उस टाइप का इंस्टीट्यूट बने, लेकिन वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। कंक्लूजन आप जो है समझ ही गए हैं, वे फॉरवर्ड ही समझ गए हैं, ठीक है। वो आप अगर आप स्पेसिफिक कंक्लूजन लिखना है तो आप लिख सकते हैं खुद से, अगर लिखते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ लेक्चर बड़ा हो गया है, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज दिया है। इसके लिए आप लोगों को देखने के लिए थैंक यू, और मुझे भी थैंक यू आप लोगों की तरफ से, है ना। चलिए ओके, नो इशू, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसको स्कैन करके QR कोड को आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको अवेल कर सकते हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगले क्या कहते हैं, आज आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय।